हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करेंगे। इसमें सबसे पहली चीज आती है इलेक्ट्रिक करंट। आओ जाने भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट देखो ये बहुत ही फेमिलियर चैप्टर है, ठीक है, हम लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ा है, तो थोड़ा सा जो है जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है। कुछ चीजें इसमें से जो हमने पढ़ाई थी वो हट गई, जैसे कि पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, कार्बन रजिस्टर, ये सब हट चुका है, तो इनको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो करें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई, चार्ज फ्लो पर मिनट। कौन आया, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, कुछ भी हो सकता है, यूनिट टाइम 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, कुछ भी निकलेगा, ठीक है। यूनिट का मतलब एक होना चाहिए, बात समझ नहीं। तो यहां पर क्या है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई सिंबल क्यों यूज किया जाता है करंट के लिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एग्जामिनर तुमसे पूछ सकता है करंट के लिए, मतलब हम पूछते हैं जनरली, ठीक है, हम बहुत ही ऐसे वैसे क्वेश्चन पूछते हैं जो किसी को हमें पता है कि इसको नहीं पता होगा, ठीक है, बहुत ही बेसिक नहीं पूछते, वो घटिया क्वेश्चन पूछते हैं जो कोई नहीं पूछता कि बताओ स्विच को स्विच क्यों कहते हैं। भाई बहुत बहुत सिंपल सी चीज है, क्योंकि वो फंक्शन स्विच करता है, ऑन ऑफ, इसलिए स्विच कहते हैं उसे। हर चीज पर्टिकुलर का एक नाम होता है, ठीक है। फैन, पंखा, पंखे को पंखा क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें पंख होते हैं। भाई सिंपल सी चीज है, ठीक है, लेकिन इतना दिमाग कोई नहीं लगाता। तो वैसे हम पूछते हैं करंट को, अगर हम करंट कहते हैं तो उसको आई से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों करते हैं बताओ आप। लैटिन वैटिन में कोई इसका नाम नहीं होता, इसका बेसिकली मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ करंट, ठीक है। हम लोग करंट की स्ट्रेंथ निकालते हैं वहां पर, इसलिए इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई इज इक्वल टू, ये आया हम लोगों का चार्ज क्यू, और ये आया यूनिट टाइम टी, और इसकी यूनिट हो जाती है क्या बेटा, कूलम, कूलम पर सेकेंड और एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है। इसी के बाद हमारे पास चीज आती है क्या बेटा, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी होती है करंट फ्लो पर यूनिट एरिया, करंट फ्लो पर यूनिट एरिया, ठीक है। पर यूनिट एरिया से करंट जितना फ्लो कर जाता है उसको हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। इसे कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए, और यूनिट इसकी क्या हो जाएगी बेटा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है भाई, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो क्या होता है, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स विद कैसा, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन से दो लगातार पॉजिटिव आयन से टक्कर के बीच में लगा टाइम क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। इसे हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और फिर टाउ से रिलेटेड एक और चीज आती है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है द वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं वीडी से, है ना, और वीडी इज इक्वल टू होता है ए टाउ, ठीक है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला आ गया। फिर अगर हम F इज इक्वल टू एम ए से निकालें तो A इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन एम आ जाएगा, और F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई अपॉन एम, और Q क्या है यहाँ पर, E है इलेक्ट्रॉन, तो E अपॉन एम। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा बेटा, F यानी कि VD इज इक्वल टू E कैपिटल E टाउ अपॉन एम, ठीक है। एक ये फॉर्मूला हमें मिल गया, और हमें पता है क्या कि E इज इक्वल टू होता है V अपॉन एल। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, यही तो बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, यही तो बोलते हैं।
तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया भाई। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया तो इसकी ई की जगह बी अपॉन एल रख देंगे, तो वीडी का एक और फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, ई वी टाउ अपॉन एम। इतना ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। रिलेशन बिटवीन आई एंड वीडी, यानी कि किसमें रिलेशन बेटा, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, देखो आई इज इक्वल टू हमको पता है क्यू अपॉन टी होता है, और टोटल चार्ज कितना होगा, देखो क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए से पास होगा, और इंटू एल, यानी कि टोटल वॉल्यूम में कितना है, और एल यूनिट टाइम के हिसाब से हम निकालेंगे। तो आई, तो देखो यूनिट टाइम के हिसाब से क्या होता है, वी डी, यही तो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी डी इंटू टी, यही तो आया। इसकी जगह पे रख दो, तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, एन ई ए वी डी टी। अब उठा करके यहां रख देते हैं, तो आई इज इक्वल टू कितना आया बेटा, एन ई ए वी डी टी अपॉन टी, तो ये दोनों टी कैंसिल हो गया, रिलेशन आ गया आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है। और समझो यहां पर ए अगर हम अपॉन में ले आए तो आई अपॉन ए क्या बन जाएगा, जे, तो जे इज इक्वल टू एनी वी डी, ठीक, या फिर वी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जे अपॉन एनी, ये भी एक रिलेशन निकल आता है। ठीक है, और ये भी एक रिलेशन निकल आया। और कुछ बचा हमारे पास, बस इतना नोट करो फिलहाल, फिर आगे देखते हैं। देखो अब हमें क्या देखना बेटा, मोबिलिटी देखना है। देखो रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यू ई इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई होता है, और वी डी की वैल्यू क्या होती है, ई ई टाउ अपॉन एम, और ये दोनों ई कैंसिल हो गए, तो यू ई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ई टाउ अपॉन एम। हाँ बेटा, वी डी का और भी फॉर्मूला होता है, जे अपॉन एनी, ठीक है, तो म्यू ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, वीडी की जगह क्या रख देंगे, जे अपॉन एनी, एन ई कैपिटल ई, यही तो होता है, तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लें। चलो अब आ जाते हैं बेटा हम लोग ओम्स लॉ पर। ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, ओम्स लॉ कहता है इफ फिजिकल कंडीशंस of a conductor remains unchanged, ठीक है, अगर किसी कंडक्टर की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित ना की जाएं, ठीक है, then the current passing through the conductor is directly proportional to potential difference across it। ठीक है, क्या होता है, अगर किसी कंडक्टर की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित ना की जाए तो उसमें फ्लो होने वाला करंट उसके किनारों के बीच में लगने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या V इक्वल्स टू आई आर। यहां पे ये R कहलाता है रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, और ये क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज, शेप और साइज पर ये डिपेंड करता है, यानी पर्टिकुलर शेप और साइज के लिए कांस्टेंट रहेगा, अगर शेप या साइज बदल गया है तो क्या होगा, आर भी बदल जाएगा। ठीक है, तो आर का यहां से फॉर्मूला क्या निकलेगा बेटा, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, और इसी का जब हम लोग लॉन्ग फॉर्म पढ़ते हैं, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म या फिर प्रूफ जिसको बोलते हैं हम लोग, लॉन्ग फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, या जिसको हम लोग डेरिवेशन कहते हैं, ठीक,
तो आर की वैल्यू क्या निकल के आती है? आर की वैल्यू निकल के आती है ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, ये वैल्यू यहां निकल के आती है आर की। ठीक, फिर यहां पर इसके अलावा क्या आ जाता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। क्या आती है बेटा? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? अब हमें पता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होता जाएगा। आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/a के, या कह लें कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। एरिया जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या कह रहा है कि अगर हम आर को एक साथ रखें तो L/A आता है, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा रो, तो रो इज इक्वल टू रो क्या आ जाएगा? आर इज इक्वल टू रो L/A। ठीक है, और यहां पर रो क्या होता है बेटा? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये क्या होता है बेटा? इट डिपेंड्स ओनली अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। ये केवल मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है, यानी कि ये क्या है? बेसिकली इनहेरिट प्रॉपर्टी है, इनहेरिट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। ठीक है, ये क्या है? किसी भी मटेरियल की इनहेरिट प्रॉपर्टी, आंतरिक इसकी क्या है? एक विशेषता है जो किसी भी मटेरियल को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जो रेजिस्टिविटी होती है किसी भी मटेरियल के अंदर पाई जाती है, तभी ये मटेरियल के नेचर पे, यानी कि कॉपर है, अब तुम उसकी चाहे शीट बना लो, चाहे वायर बना लो, चाहे घंटी बना लो, कोई भी चीज, कोई भी शेप एंड साइज बना लो, उस पर ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये कॉपर का जितना होता है उतना ही रहेगा हर एक शेप एंड साइज। ठीक है, आयरन का जितना रहता है उतना ही रहेगा हर शेप एंड साइज में। तो ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, ना कि उसके शेप और साइज पर। शेप और साइज पर कौन डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस। बात समझ में आई? और रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है? ये होता है हिंड्रेंस। ठीक है, हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ करंट। ठीक है, करंट के पाथ में हिंड्रेंस जो होता है, हिंड्रेंस मतलब रुकावट। ठीक है, क्या चीज? रुकावट। ठीक, तो ये वो रुकावट है जो करंट को आगे बढ़ने से रोकती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं, तो रो का फॉर्मूला यहां से क्या निकल आएगा बेटा? रो इज इक्वल्स टू RA/L। ठीक है, फिर यहीं पे एक चीज आती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस होता है क्या? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ R, यानी कि कैपिटल G इज इक्वल्स टू 1/R, और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स और महो। ठीक है, और इसी के साथ आता है क्या? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या? सिग्मा। सिग्मा क्या होती है बेटा? रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है? ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। इसके रेसिप्रोकल को हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी होती है ओम मीटर, तो इसकी क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, और ओम का सिंबल कैसा बनता है? ऐसा, इसको बोलते हैं ओमेगा। नोट कर लो जल्दी से इतना। अब आप रिलेशन देख लेते हैं इसके। ठीक है, रिलेशंस, इंपॉर्टेंट रिलेशंस कर लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंट रिलेशंस कैसे निकालेंगे समझो। अब देखो, अब हमको क्या पता है बेटा? बात नहीं, हमें पता है क्या कि R इज इक्वल टू होता है ml/ne²a², यही तो होता है। अब देखो, अगर हम इसको कर लें RA/L, तो इधर क्या बचेगा हमारा? m/ne², है ना? तो अब ये RA/L क्या बन जाता है? रो। रो इज इक्वल टू m/ne², ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है,
अगर हम ये वैल्यू पलट दें 1 अपॉन रो कर दें तो क्या आ जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, यही वैल्यू तो आएगी। तो 1 अपॉन रो क्या होता है सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और फिर से आर इज इक्वल टू शुरू करें, अरे शांत रहो, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, कोई बात नहीं, संबंध बनाना बेटा मेरा काम है, हम बना देंगे। ठीक है, इधर देखो आर को तोड़ लो बेटा बी अपॉन आई में, बात नहीं बच्चे, देखो बी अपॉन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, सही है। अब देखो अब क्या कर रहे हैं, देखो आई को हम लोग इधर ले लेते हैं, एल को इधर ले आते हैं, तो वी अपॉन एल क्या, वी अपॉन एल हो गया एम आई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ और ए, यही वैल्यू तो आएगी। तो अब देखो यहां पर वी अपॉन एल क्या बन गया बेटा ई, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ क्या होता है रो, क्या नहीं, ये क्या होगा 1 अपॉन सिग्मा, हाँ तो ये क्या आ जाएगा रो आ जाएगा, और आई अपॉन ए क्या हो गया जे, तो ई इज इक्वल टू रो जे हो गया, और रो क्या होता है 1 अपॉन सिग्मा, तो ई इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा इंटू जे, तो जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सिग्मा ई, ये भी एक रिलेशन हमें मिल आता है, या इसको अगर हम वेक्टर में लिख लें तो वेक्टर जे इज इक्वल टू सिग्मा वेक्टर ई, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेटा वेक्टर और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ का क्या हो गया माइक्रोस्कोपिक फॉर्म हो गया। पैरेलल रेजिस्टेंस उनके में भी आता है, पैरेलल रेजिस्टेंस देखो लिख दिया तुम लोगों चक्कर में, कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट निकालते हैं 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस सो ऑन से। ऐसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। होता क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक ही पॉइंट से कई सारे रेजिस्टेंस का एक पॉइंट कनेक्टेड होता है। ठीक है, यानी कि एक एंड एक पॉइंट से, दूसरा एंड दूसरे पॉइंट से, तो इस तरीके को हम क्या बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। अगर 3 रेजिस्टेंसेस ऐसे जुड़े हों कि इनका दूसरा एंड दूसरे के पहले एंड से, ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट हो, तो इसको हम क्या कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। बात समझ में आई? है क्या टेम्परेचर डिपेंडेंस। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमें पता है रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा टी। यहां एल्फा क्या है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पर आर नॉट अगर कॉमन ले ले तो फॉर्मूला बन जाएगा आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा टी, और एल्फा का फॉर्मूला बनता है आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी। ठीक है, और सेम ऐसा ही फॉर्मूला बन सकता है रो के साथ में। अगर हम आर की जगह रो रिप्लेस कर दें तो रो टी इज इक्वल्स टू रो नॉट प्लस रो नॉट एल्फा टी। ठीक है, इतना नोट करिए, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। के पास इलेक्ट्रिकल पावर, बस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखते हैं बेटा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है बेटा, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक क्या होता है बेटा, चार्ज को मूव करने में किया गया वर्क डन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाता है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कहां कराना है तुम्हें। ठीक है, तुम ऐसे ही चार्ज पकड़ो लेके भागते चले जाओ। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह देंगे। बेसिकली एनर्जी ही क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क।
ठीक है, किसी भी कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, उसकी एनर्जी कहते हैं। तो यही यहां पे भी वही चीज है कि चार्ज को फ्लो कराने की जो एनर्जी है, वर्क डन किया गया, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाता है। फॉर्मूला क्या आ जाता है बेटा, W इज इक्वल्स टू क्यू वी। क्यू क्या होता है, आई टी, तो क्या हो जाएगा वी आई टी। यहां पे वी है पोटेंशियल डिफरेंस वाला है, ठीक है, और वी क्या होता है आई आर, तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। और आई बराबर क्या होता है वी अपॉन आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर टी अपॉन आर। इसी के बाद आ जाती है बेटा पावर, ठीक है। तो पावर क्या होती है बच्चे बोलो, पावर होती है क्या कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। यूनिट टाइम में जो क्या हो बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो जाती है जितनी, उसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, W बाई टी इसका फार्मूला होता है। तो W के जितने फार्मूले हैं सब रख दे, पहला क्या बनेगा क्यू वी अपॉन टी इज इक्वल टू, दूसरा क्या बन जाएगा वी आई, उसके बाद क्या बनेगा आई स्क्वायर आर, इसके बाद वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारे पास आ जाता है। फिर पावर की एक कॉमर्शियल यूनिट भी होती है, ठीक है। कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है बेटा, कॉमर्शियल यूनिट होती है इसकी किलोवाट आवर। किलोवाट आवर क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट ही होती है वॉट, ठीक है। और किलोवाट आवर ये क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर आवर, ठीक है। एक घंटे में जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो जाती है उसे हम किलोवाट आवर कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। अगर एक एनर्जी, एक अप्लायंस एक घंटे में 1000 किलोवाट की 1000 वाट की एनर्जी कंज्यूम कर लेता है तो उसे हम 1 किलोवाट कहते हैं, 1 किलोवाट आवर कहते हैं। और इस 1 किलोवाट को हम बोलते हैं यूनिट। घर में बिजली आती है, बिजली का बिल आता है 300 यूनिट 500 यूनिट, तो वो यूनिट क्या है, किलोवाट आवर है। बात समझ में आई। और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है किसके, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के, ठीक है। 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁻10⁶ के 6 जूल के बराबर होता है। और नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी हो तो उसका भी फॉर्मूला है हमारे पास। नंबर ऑफ यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है भाई, वॉट इंटू आवर इंटू डे अपॉन 1000, ठीक है। ये या तो यूनिट्स में आएगा या फिर KWH लिखा जाएगा, ठीक। नोट करो इतना।